हेलो और नमस्ते। स्टडी रूम में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में हमने इतिहास के बारे में शुरुआत से देखा, जाना और समझने की कोशिश की। हमने ये सीखा कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, हमें तारीखों को क्यों याद रखना चाहिए और और कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं। याद है मैंने ताजमहल का उदाहरण दिया था और आखिर में हमने अवधियों को क्यों और कैसे कैसे तय करते हैं उसके बारे में देखा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इतिहासकारों द्वारा उपयोग किए गए कौन से स्रोत हैं जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। इतिहासकारों द्वारा उपयोग किए गए कौन से स्रोत हैं। अब यहाँ पे स्रोत यानी कि सोर्सेस, मतलब किन चीजों की वजह से हमें पता लग रहा है या हम इतिहासकारों ने किन चीजों को यूज किया या इस्तेमाल किया जिनकी वजह से हमें इतिहास यानी इतिहास के बारे में पता लग रहा है। यहाँ पे जो पहला सोर्स हमें दिख रहा है इस स्लाइड में, वो है प्रशासन अभिलेख। ठीक है, क्या है? प्रशासन अभिलेख। अब प्रशासन अभिलेख को हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, अब अंग्रेजी शासन ने बहुत सारी नीति यानी कि पॉलिसीज को समझने का समझौते और बहुत सारे निवेश यानी कि किस तरीके से कहाँ पे पैसों का इस्तेमाल किया गया है, उनकी क्या नीतियां थी, किस राजा ने क्या नीति करी, उन सब के बारे में उन्होंने क्या करा, दस्तावेजीकरण करा। ठीक है, दस्तावेजीकरण को हम डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। जैसे कि आप अपने किताबों में मैथ्स के सम्स यानी कोई भी चीज के हम नोट्स बनाते हैं यानी कि हम दस्तावेज में लिखते हैं, वैसे ही वो एक रिकॉर्ड बन जाता है। तो इतिहासकारों ने भी वही करा, दस्तावेजीकरण किया। ठीक है, इससे शासन अभिलेखों का एक विशाल रिकॉर्ड बन गया, बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन गया। ठीक है, और विशाल माने कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन गया और इसी को हम क्या बोलते हैं, इतिहास के रिकॉर्ड के रूप में देखते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं वो है सर्वेक्षण। क्या है? सर्वेक्षण। अब सर्वेक्षण को हम और क्या बोलते हैं? सर्वे। अब जैसे कि आपको पता ही होगा, किसी भी चीज के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हम पूछताछ करते हैं, यानी कि प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का जवाब निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? सर्वे करा, यानी कि सर्वेक्षण करा। और ब्रिटिश सरकार ने भी जनसंख्या को समझने के लिए यानी कि आम जनता को समझने के लिए सर्वेक्षण किया। यह शासन करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी कोशिश की। ये सर्वेक्षण और उनके परिणाम इतिहास के अवधि के बारे में भी जानकारी प्रदान करने में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं अंग्रेजों का क्या मानना था कि कोई भी चीज को यदि हम लिखें, ठीक है, लिखना, कोई भी चीज को यदि हम लिखेंगे यानी कि लिखना उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण माना है। ऐसा करने के बाद क्या होता है, कोई भी चीज का अच्छे से अध्याय यानी कि अध्याय कोई भी चीज का अध्याय यानी हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं और उसके एनालिसिस यानी कि उस पर पूछताछ जान के उसके अच्छे से इन डिटेल हम चीजों को देखने की कोशिश कर सकते हैं, अध्याय कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अंग्रेजी शासन द्वारा किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन था। सरकारी रिकॉर्ड यहाँ पे हम ब्रिटिश सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ही सारे रिकॉर्ड्स रखा करते थे। ठीक है, उनके लिए हर निर्देश यानी कि जो भी उनको बताया जाता था करने के लिए, हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच की साफ सफाई लिखना जरूरी था। तो सबसे ज्यादा इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के लिए यानी कि हर चीज लिखना, आज जैसे मैंने पहले बोला, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब
19वीं सदी, ठीक है, 19वीं सदी के टाइम पे 19वीं सदी के समय एक एक समय से दूसरे समय में क्या चेंजेस आए, क्या बदलाव आए, ठीक है, उनको किसके रूप में रखा गया, पत्रों या फिर ज्ञापनों। तो 19वीं सदी में पत्रों और ज्ञापनों के रूप में अभिलेखकारों ने सारे सामान को रिकॉर्ड में, सरकारी दस्तावेज के हिसाब से रिकॉर्ड में। अंग्रेजों को ये भी लगता था कि तमाम दस्तावेज और पत्र को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसलिए उन्होंने शासकीय संस्थान यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन की अभिलेख कक्ष भी अभिलेख कक्षा भी बनवा दिए, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा कि जितने भी शासकीय संस्थान थे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, उन्होंने वहां पे भी एक अभिलेख कक्ष बना दिया, क्योंकि उन्होंने लिखना, डॉक्यूमेंटेशन और इस चीज का महत्वपूर्ण देना, इस चीज को बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। अब इस स्लाइड में जैसे हम देख सकते हैं, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है, ठीक है। तो अंग्रेजों का क्या मानना था, जैसे कि हमने पहले ही बोला कि लिखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ऐसा करने के बाद लिखने पे क्या होता है, जैसे ही किसी भी चीज लिखावट में आ जाती है, उस पे हम वाद विवाद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, उन पे हम चर्चा कर सकते हैं, उसका हम अध्याय कर सकते हैं। तो ये सब चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, और अंग्रेजों ने इस चीज को बहुत इम्पोर्टेंट दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, तहसीलदार का दफ्तर यानी कि ऑफिस, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर का दफ्तर, प्रत्येक सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते हैं। हर एक लेवल पे जो इम्पोर्टेंट यानी कि बहुत जरूरी हायर ऊपर के लेवल पे जो दफ्तर में लोग होते हैं, जैसे तहसीलदार हो गया, कलेक्टर हो गया, कमिश्नर हो गया, सबके अलग अलग रिकॉर्ड होते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन करने को बहुत इम्पोर्टेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण दिया है। क्यों, ताकि उसका अध्याय किया जा सके, वाद विवाद किया जा सके, चर्चा की जा सके, ठीक है। अब महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखकार यानी आर्काइव्स और संग्रहालय, म्यूजियम जैसे संस्थान भी बनाए गए। अब जैसे मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आज हम रेल म्यूजियम जाते हैं, ठीक है, रेल का म्यूजियम जाते हैं यानी कि रेल संग्रहालय। हम रेल संग्रहालय जाते हैं। अब उस रेल संग्रहालय में हम देखते हैं कि पुराने जमाने में रेल कैसे हुआ करते थे, जो कोयले में चलते थे, आज के जमाने में कैसे चल रहे हैं, ठीक है। अब हमें कैसे पता कि इतिहास में कैसे हुआ, क्योंकि एक रेल संग्रहालय बना। वैसे ही यहाँ पे आर्काइव यानी कि अभिलेखागार, जो बहुत सारी किताबें, पुरानी दस्तावेज जो है वो आर्काइव्स में रखी जाती है, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे पुरानी किताबों को और पुरानी चीजों को एक कमरे में यानी कि बहुत अच्छे से संभाल कर रखा जाता है, ताकि वे खराब ना हो और वो गलत हाथों में ना आए, ठीक है। 19वीं सदी की शुरुआत सॉरी 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकल की जाती थी और बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखी जाती थी। तो जैसे हमने बोला, वाद विवाद की गई, चर्चा की गई, अध्याय की गई। तो जैसे ही इन सारे दस्तावेजों को कलेक्ट करना यानी कि एक तरह से रखना शुरू किया गया, तो उनपे उनकी नकल की जाती थी और बहुत सुंदर ढंग से हम उनको रखते थे। तो यहाँ पे ये बात एकदम क्लियर हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब आप सबको पता ही होगा कि हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिनको बोलते हैं हम प्रिंटिंग। प्रिंटिंग, ठीक है, इसको माफ करिए, अंग्रेजी में अगर लिखूं यहाँ पे प्रिंटिंग, प्रिंटिंग को दूसरा शब्द उसका क्या है, छपाई, ठीक है। आज हम अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं, हमें कैसे पता दुनिया में क्या हो रहा है, और अखबार
इतना महत्वपूर्ण वस्तु है एक इंसान की जिंदगी में आजकल कि वहां पे हमें दुनिया भर में क्या हो रहा है सब देखने को। तो जब तक 19वीं सदी आई, जब तक 19वीं सदी आई, 19वीं सदी के मध्य तक छपाई की तकनीक आ गई थी और बहुत ज्यादा वो फैलने लग गई। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग के कार्यवाही में दस्तावेजों की अनेक प्रतियां बनाई जाने लग गई। ठीक है, तो अब जब जैसे छपाई आ गई तो सब सारे दस्तावेज प्रिंट होने लग गए, यानी कि छपने लग गए। अब यहाँ पे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे मैंने बोला था, सर्वेक्षण यानी सर्वे। तो गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने छोटे छोटे क्षेत्र उठाए, यानी कि सबसे पहला इन्होंने गांव उठाया। ठीक है, सर्वेक्षणों में क्या क्या होता था? सबसे पहले वो लोग क्या करते थे, जैसे धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले कौन से पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे, कौन से पेड़ पौधे हैं और कौन सी जीव जंतुएं हैं, पेड़ पौधे जीव जंतुएं, तथा उनका स्थानीय इतिहास, उनका स्थानीय इतिहास। इन सब चीजों को, धरती, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थानीय इतिहास, सब चीजों को उन्होंने ध्यान में रखा और वहां पे हर गांव का, यानी कि हर क्षेत्र का पता लगाने की कोशिश करी। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने पिछले वीडियो में कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि औपनिवेशिक शासन के बारे में पढ़ा था, कैसे ब्रिटिश और ब्रिटिश और इंडिया यानी कि भारत के बीच में औपनिवेशिक शासन था, यानी कि इंडिया एक औपनिवेशिक शासन में था। तो इसके दौरान सर्वेक्षण का चलन भी बहुत महत्वपूर्ण होता था और अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह से शासन करने के लिए उन्हें सही ढंग से जानना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने ये सारी डेटा, यानी कि ये सारी जानकारी जानने की कोशिश करना शुरू कर दिया। ठीक है, 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार ऑलरेडी हो चुका था और बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। और जैसे कि आपने सुना होगा सेंसस, सेंसस, ठीक है, जिसको हम अभी 2021 में दोबारा सेंसस होने वाला है। सेंसस क्या होता है? वो कुछ नहीं, वो है एक सर्वेक्षण यानी कि सर्वे जो पूरे देश में किया जाता है। ठीक है, और पूरे देश में सेंसस यानी कि सर्वेक्षण करने का कारण क्या है? ताकि देश की जनता के बारे में पता लगा सके, उनके हेल्थ के, उनके दुख तकलीफ, वो कहाँ रहते हैं, कैसे कंडीशन में रहते हैं, उन सब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बड़े बड़े सर्वेक्षण भी किए जाने लगे और ये कॉलोनियल यानी कि औपनिवेशिक शासन के टाइम से ही शुरू हो चुका था। 19वीं सदी के आखिर तक हर साल में जनगणना भी होने लगी, हर साल, और सेंसस जो है वो हर 10 साल में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हम स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ लिखा है अधिकृत रिकॉर्ड्स। ठीक है, अधिकृत रिकॉर्ड से हमें क्या पता नहीं चलता है। अधिकृत क्या होता है? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, यानी कि यहाँ पे हम सरकारी रिकॉर्ड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो सरकारी रिकॉर्ड्स हैं उनसे हमें क्या पता नहीं चलता। तो इन रिकॉर्ड से हमें इन रिकॉर्ड्स से हमें ये समझने में मदद नहीं मिलती कि देश के जो दूसरे लोग हैं वे क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, वो बहुत ही लिमिटेशन, यानी कि बहुत ही अपने में सिर्फ सरकारी कामकाजी यानी कि आर्थिक रिकॉर्ड में ही रह जाता है। ठीक है, तो इनसे हमें ये पता नहीं चलता कि पता चलता है कि सरकारी अफसरें माफ कीजिएगा, सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी और बाद के लिए वे किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने पहले बोला, हमें ये नहीं पता चलता था कि जो दूसरे लोग
कि जो दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं वो हमें पता नहीं चलता। ठीक है, अब जैसे कि जैसे जैसे छपाई की तकनीक शुरू हुई, मैंने बताया था यहाँ पे छपाई यानी कि प्रिंटिंग, छपाई की तकनीक फैलने लगी, बहुत ज्यादा फैलने लगी। मैंने बताया था आपको पहले भी कि जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे वो सारे रिकॉर्ड अब छपने लग गए थे, यानी कि अब हाथ से नहीं लिखे जाते थे बल्कि छपने लग गए। अखबार अपने सॉरी अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। अब जैसे जैसे छपाई की तकनीक शुरू हुई, हम यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे जो लोग थे, बहुत फेमस यानी कि महत्वपूर्ण लोग थे, और फेमस ब्रिटिशर लोग थे या फिर इंडियन ऑफिशियल्स भी थे, वे डायरियां लिखने लग गए। ठीक है, महत्वपूर्ण लोगों ने अपनी डायरियां लिखी, उनके अपने पूरे जर्नी के बारे में, उनके साथ क्या घटना घटी और कुछ महत्वपूर्ण चीजें यानी दिनांक वाइज डेट डाल के उन्होंने लिखा, इस दिन ये घटना हुई, ये घटना हुई, ये घटना हुई, तो वे डायरी मेंटेन करते हैं। बहुत सारे लोग तीर्थ यात्राओं पे जाने लगे और बहुत सारी जितनी भी यात्रियां दूसरे देशों से भारतवर्ष आते थे, वे अपने संस्मरण के बारे में लिखते थे। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी और ये सब भी पुस्तक के रूप में बनने लगे। अब जैसे ही ये पुस्तक के रूप में बनने लगे तो वे छपने लगे, तो ये भी एक रिकॉर्ड बन गया। ये सारे सारे स्रोत उन लोगों ने बनाए थे जो पढ़ना लिखना जानते थे। तो यही एक यहाँ पे हमें जैसे हम स्लाइड में बात करें कि हमें और क्या नहीं पता चलता, लिमिटेशन क्या है इन जो भी प्रिंटिंग रिकॉर्ड यानी कि जो भी छपाई किए हुए रिकॉर्ड हमें मिले थे, वो उन्हीं लोगों के से हमें पता चले थे जिनको पढ़ना लिखना आता था। जिन लोगों को नहीं आता था, ना वो उनके पास ना पैसा था, ना वैसे रिसोर्सेज थे कि वे छपवा सके या फिर कोई और कार्य करवा सके, तो उनके बारे में हमें नहीं पता था। तो ये एक बहुत बड़ा इन ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें सब जनता के बारे में पता नहीं चलता है। इसलिए हमें यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान क्या फेस करते थे या उनकी क्या दिक्कतें थी। खदानों में काम करने वाले जो मजदूर थे वे पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने क्या दिक्कतों उस टाइम पे उन्होंने झेला वे हमें नहीं पता। ठीक है, हमें दूसरे लोगों के अकाउंट से ही पता चला। अब मानिए कि कोई फैक्ट्री का जो ओनर होगा, उसने अपनी डायरी में लिखा कि किसानों की दिक्कतें क्या थी या खदानों में और फैक्ट्रियों में क्या दिक्कत हुआ या मजदूरों को क्या परेशानियां हुई। किसी और पढ़े लिखे व्यक्ति ने यदि लिखा तो हमें पता लगेगा, वरना हमें नहीं पता। और या फिर जिंदगी गुजारने वाले जो लोग सड़क पर गरीब सोते रहते हैं, उनके बारे में भी हमें नहीं पता है, उनके साथ क्या दुख या तकलीफ उन्होंने झेली ब्रिटिश काल के समय, वे हमें नहीं पता चलता है। आखिरी में हम देखते हैं कि जैसे कि ये एक विद्रोह की तस्वीर है। अब इन सरकारी रिकॉर्ड में उल्लेख नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब यहाँ पे विद्रोह क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन जीत रहा है, हमें नहीं पता लग रहा है। बट फिर भी उस जमाने में तस्वीरें या तो ऐसी खींची जाती थी या फिर पेंटरों ने आके तस्वीरें पेंट की, ठीक है, यानी तस्वीर बनाई। तो यहाँ पे हम ये टॉपिक खत्म करते हैं और इसके बाद हम कुछ आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से प्रश्नों के सवाल देखेंगे और उनका जवाब भी निकालेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी की किताब के हिसाब से होगा। तो आगे के स्लाइड्स में हम प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो सब रेडी हो जाइए। आइए हम पहले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे सही और गलत बताइए। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुसलमान, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया। जैसे हमने वीडियोस में देखा था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। पहला उन्होंने क्या बोला था, हिंदू, दूसरा ईसाई और 3 कालखंडों में बांट दिया था। और
तीसरा ईसाई और दूसरा मुसलमान। ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया। ये सही है कि गलत? ये बिल्कुल सही है। दूसरा, सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। ये है बिल्कुल गलत जवाब। तो इसका सही उत्तर क्या है? इनफैक्ट सरकारी दस्तावेजों से हमें आम जनता के बारे में जानने की मदद नहीं मिलती है। ये उसकी लिमिटेशन है। तीसरा प्रश्न क्या है? अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन करने के लिए सर्वेक्षण यानी कि सर्वे बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण है, और ये बिल्कुल सही जवाब है। जैसे कि अभी ही इसी वीडियो में हमने देखा था, हमने सर्वेक्षण के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो सवाल को देखते हैं। प्रश्न जो आपके किताब में है, ये है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किस कालखंडों में बांटा है, उनमें समस्याएं क्या है। तो पहले हम एक रिवाइज करते हैं कि कौन से 3 कालखंड थे। ठीक है, क्या थे वो? हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश। ठीक है, अब हम इनकी समस्याएं देखते हैं। तो समस्याएं क्या थी? यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए समस्याएं लिखी है, ताकि आप अपने नोटबुक में भी ये चीज लिख सकते हैं, अच्छे से आपके परीक्षाओं में काम आएगा। पहली समस्या क्या है? सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन। दूसरी क्या है? औपनिवेशिक विचारधारा पे आधारित है। औपनिवेशिक विचारधारा यानी कॉलोनियल विचारधारा, जैसे हमने पहले की वीडियो में एक्सप्लेन करा है, आप उसको और डिटेल में लिख सकते हैं नंबरों के हिसाब से। और तीसरा था उद्देश्य। जो उद्देश्य था ऐसे खंडों में बांटने का, जो उद्देश्य था वो था विभाजन करके, मतलब ऐसे 3 अलग अलग खंडों में बांट के फूट डालना, यानी कि अलग करना, ताकि ब्रिटिश सरकार भारतवर्ष पर राज कर सके, जिसको हम अंग्रेजी में डिवाइड एंड रूल भी कहते हैं। तो प्रश्न 2 ये हो गया। अब हम प्रश्न 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब तीसरा प्रश्न क्या कहता है? अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंटेशन को किस तरह सुरक्षित रखा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपके लिए आंसर लिख दिया है। उन्होंने किस तरीके से सुरक्षित रखा? यहाँ पे 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट ये है कि अभिलेख कक्ष बनवाए। ठीक है, इन अभिलेख कक्षों में ही सारे दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंटेशन हुआ करती थी सरकारी काम। फिर अलग अलग दफ्तरों के लिए अलग रिकॉर्ड रूम था, यानी कि महत्वपूर्ण दफ्तर जो अलग अलग दफ्तर थे उनके लिए अलग रिकॉर्ड रूम था। फिर महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए उन्होंने संस्थान बनाए। कैसे संस्थान बनाए? अभिलेखकार और संग्रहालय जैसे संस्थान बनाए, ताकि इन दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से रखा जा सके। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब चौथे प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है? चौथा प्रश्न बोल रहा है कि इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वे पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होते हैं। अब जो भी इतिहासकार जो होते हैं वे अखबारों से जानकारी जुटाते हैं। ठीक है, जो अखबार होते हैं वे घटनाओं का सही और विस्तृत विवरण करते हैं, क्योंकि संवाददाता उस जगह पे जाके फर्स्ट हैंड यानी कि बिल्कुल आंखों देखा हाल जानकारी लेते हैं और उसको अखबार में छापते हैं। तो वहां पे गलतियां करने का स्रोत यानी या फिर कुछ गलत लिखने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, जहां तक पुलिस रिपोर्ट का सवाल है, पुलिस रिपोर्ट में पक्षपातपूर्ण होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, यानी कि पक्ष लेने। अब किसके पक्ष लेंगे? या तो सरकार की सोच को वो दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो एक अच्छा रूप दिखाएंगे, या बुरी चीजों को छुपा देंगे, पूरी सच्चाई नहीं देंगे। और वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में भी कई बार वे आ जाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस रिपोर्ट को हम 100% यानी कि 100% माना नहीं जाता है। ठीक है, तो ये होगा इन दोनों के बीच में अंतर। अब आखिरी प्रश्न पे जाते हैं, जो आपके क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बुक में है, प्रश्न 5। आइए 5वीं प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है?
क्या आप आज की दुनिया में कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं? इस प्रश्न को का जवाब देते हुए, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, सेंसस यानी कि जनगणना सबसे बड़ा सर्वे यानी कि सर्वेक्षण है। दूसरा हो गया चुनाव का सर्वेक्षण, तीसरा हो गया वनों का क्षेत्रफल जानने का सर्वेक्षण, चौथा हो गया नए क्षेत्र व गैस का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करना। सर्वेक्षण करने की कोई सीमा नहीं होती है और यहाँ पे आप और भी काफी पॉइंट्स डाल सकते हैं। इनफैक्ट आपको और भी जितने पॉइंट्स अगर आपको दिमाग में आए तो आप वे अपनी अपनी किताबों में लिख सकते हैं या अपनी परीक्षाओं में लिख सकते हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं। सोचकर देखें कि खिलौने बनाने वाली कंपनियों को यह पता कैसे चलता है कि बच्चे किन चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। सरकार को कैसे पता चलता है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो ये सब प्रश्न कैसे पता लगता है? इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों से क्या हासिल कर सकते हैं? तो ये भी बहुत ही सरल भाषा में आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मैं आपको इसका जवाब समझा देती हूँ। इसमें क्या पूछ रहा है कि खिलौने बनाने वाली कंपनियां ये पता कैसे चलती है? सर्वेक्षण की जगह सर्वेक्षण से ही, ठीक है। अब सर्वेक्षण के द्वारा ही बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत सारे बड़े बड़े दुकानों में जाके पता करती है, खिलौनों की दुकानों में बच्चों का सर्वेक्षण लेती है और बाजार में क्या शौक है, लोगों का क्या डिमांड है, किस चीज का डिमांड है, वे जानने की कोशिश करती है और उसी के हिसाब से वे नई नई चीजें बनाती है। अब जहाँ तक सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कितनी है, अब जिसे हम पूरे टाइम देख ही रहे हैं कि सरकार ही सर्वेक्षण बनाती है, ठीक है। वे सरकारी स्कूलों में जाकर टीचरें या लोग अधिकारी जाके सर्वेक्षण लेते हैं और डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करते हैं, यानी कि जानकारी कलेक्ट करते हैं, जानकारी को इकट्ठा करते हैं और उनसे उनको स्कूलों में आने वाली या स्कूलों में क्या दिक्कतें हो रही हैं या बच्चों को क्या जरूरत है या सरकार को क्या किस चीज में पैसा डालना चाहिए और किस चीज की कमी है, सब चीज सर्वेक्षण पूछताछ और जानकारी यानी डेटा कलेक्ट करके ही पता लग जाता है। आखिर में इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों को से क्या हासिल करते हैं? इनसे सबसे चीज ये हासिल करते हैं कि पुराने जमाने में क्या हो रहा है और आज के जमाने में क्या बदलाव आया, ठीक है। क्या बदलाव आया और क्या बदलाव ला सकते हैं, माफ कीजिएगा, ला सकते हैं। क्या बदलाव आया है और क्या बदलाव ला सकते हैं, और यही चीज जो इतिहासकार है वो इन्हीं सर्वेक्षणों के द्वारा हासिल करते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो के लिए हमने आपके पांचों प्रश्नों का प्रश्न पढ़ लिए, पांचों प्रश्नों को हमने उत्तर लिखा। आप सब अपनी अपनी किताबों में, अपनी अपनी नोटबुक्स में इनको अच्छे से पढ़िए, वीडियो को देखिए, कोई भी दिक्कत हो तो दोबारा पढ़िए और आई एम श्योर कि आप सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। एक और वीडियो बनेंगे हम इसका, ताकि हम कंक्लूड कर सके हम सारे पॉइंट्स को, जो भी हमने पहले पढ़ा था उसको एक छोटे वीडियो में करेंगे, ताकि